स्पेस एक इतनी बड़ी जगह जिसको विजिट करना तो छोड़िए, शायद हम इंसान अपनी पूरी ह्यूमैनिटी लाइफ में ये तक ना पता कर पाए कि स्पेस में किन किन तरीके के प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इतना बड़ा और अजीब सा स्टेटमेंट मैं दे ही क्यों रहा हूं। असल में देखो गाइस, बात अगर प्रैक्टिकल बेसिस की जाए तो पिछले कई दशकों से लगातार इस स्पेस को एक्सप्लोर करने और उसमें मिशन लॉन्च करने के बावजूद भी हम सिर्फ उतने ही स्पेस के बारे में जान पाए हैं जितना एक विशाल ओशियन में से एक बूंद पानी को लेकर उसकी रिसर्च करना हो। अब इंटरेस्टिंगली स्पेस के इतने छोटे हिस्से में ही हमें इतनी बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज मिली हैं जिनको सॉल्व करना तो छोड़ ही दीजिए, शायद उनके बारे में हम हमारे सपने में भी नहीं सोच सकते। और उन्हीं मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है ब्लैक नाइट सैटेलाइट की मिस्ट्री। एक ऐसी सैटेलाइट या फिर ऑब्जेक्ट जिसके बारे में यह कहा जाता है कि पिछले 13,000 सालों से सीक्रेटली हमारे अर्थ के आसपास ऑर्बिट करके हमारे प्लेनेट की सारी ही इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर कहीं भेज रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इस सैटेलाइट के बारे में हमें ऐसा क्या ही पता चल गया या हमने ऐसा क्या ही देख लिया जिसकी वजह से आज की डेट में यह सैटेलाइट स्पेस हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। वेल गाइस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको ब्लैक नाइट सैटेलाइट की सारी ही मिस्टीरियस डिटेल्स दूंगा, बल्कि आज मैं आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस और प्रूफ भी दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपका ये वहम कि भाई प्रैक्टिकली ये सैटेलाइट स्पेस में मौजूद है भी या फिर नहीं, वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1927 नॉर्वे की ओस्लो सिटी में एक दिन काम करने के दौरान रेडियोलॉजिस्ट जॉर्गन हॉल्स अपने एपरेटस पर अचानक से LDEs को डिटेक्ट करते हैं। असल में गाइस, LDEs का मतलब लॉन्ग डिले इकोज सिग्नल होता है जिसका इस्तेमाल नॉर्मली स्पेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर प्लेनेट की डिस्टेंस, स्पीड और यहाँ तक कि कभी-कभी उसकी शेप का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इंटरेस्टिंगली 14 अप्रैल की दोपहर हॉल्स को जो सिग्नल मिल रहे थे उनकी स्ट्रेंथ नॉर्मल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में लगभग 1/10 से लेकर 1/20 के बीच थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्मली ये सिग्नल 1 सेकंड के भी 7वें हिस्से में रिपीट होकर हॉल्स को सुनाई दे रहे थे, जिससे कुछ बातें हॉल्स को एक ही झटके में क्लियर हुई। नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट जो इन तरीके के सिग्नल्स को भेज रहा है, प्रैक्टिकली इसका साइज इतना ज्यादा मैसिव नहीं है कि ये प्रॉपर तरीके से सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर सके। नंबर 2, क्योंकि ये सिग्नल हर एक सेकंड के 7वें हिस्से में ही रिसीव हो रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के ऑर्बिट में ही मौजूद है। एंड नंबर 3, क्योंकि ये सिग्नल्स कंटिन्यूअस बेसिस पर रिसीव हो रहे थे, तो इससे ये बात भी प्रूफ होती थी कि ना सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, बल्कि इसके पास खुद का प्रोपेलर सिस्टम या फिर इंजन सिस्टम भी है। बट वेट अ सेकेंड, भाई आखिर सिर्फ एक सिग्नल के बेसिस पर ही हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास अपना कोई थ्रस्टर या फिर प्रोपेलर सिस्टम होगा ही? असल में देखो गाइस, नॉर्मली आज की डेट में हम जितनी भी सैटेलाइट्स को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए छोड़ते हैं, उन्हें हमें एक सर्टेन ऊंचाई पर पहुंचकर काफी तेज वेलोसिटी के साथ अर्थ का चक्कर कंप्लीट कराना होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जनरेट किया जा सके जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई सैटेलाइट बहुत फास्ट स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट करती है तो वो अर्थ के ऑर्बिट को तोड़कर बाहर आउटर स्पेस में कहीं गुम हो जाएगी। लेकिन इससे उलट अगर उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो है, तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी अब ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, तो हमारा प्लेनेट अर्थ उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ खींचने लगेगा। और जब ये होता है तो इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑर्बिटल डिके कहा जाता है। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए ISS में भी बड़े बड़े थ्रस्टर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली इतने बड़े ISS को हम इतनी फास्ट वेलोसिटी पर हर वक्त नहीं रख सकते। तो जब उसकी स्पीड स्लो होती है और अर्थ की ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचने लगती है, तो इन्हीं थ्रस्टर्स की हेल्प से पुश करके उसे ऊपर की तरफ भेजा जाता है। लेकिन बात अब अगर इस अजीब से ऑब्जेक्ट की जाए जिसके सिग्नल हॉल्स को रिसीव हो रहे थे, तो भाई ये ऑब्जेक्ट तो काफी ज्यादा स्लो होने के बावजूद भी हमारी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ ही स्टे कर रहा था, जिससे ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि भाई इस ऑब्जेक्ट के पास अपना कोई ना कोई थ्रस्टर या फिर इंजन सिस्टम तो हर हाल में होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ रिसर्च करने के बाद हॉल्स जब इन सारी ही डिटेल्स को पूरी दुनिया के रिसर्चर्स के सामने रखते हैं, तो वो सारे लोग इस चीज को सिरे से ये कहकर नकार देते हैं कि भाई ये कुछ और नहीं बल्कि हॉल्स का वहम है। बट प्रैक्टिकली गाइस, हॉल्स इस पूरी दुनिया के आखिरी और पहले वो शख्स नहीं थे जिनका सामना इस अजीब से ऑब्जेक्ट से हुआ था।
साल 1899 लेजेंडरी इन्वेंटर निकोला टेस्ला अपने कोलोराडो स्प्रिंग लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक से कुछ अजीब और अनयूजुअल रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं, जो कि रिपीटिंग नेचर के साथ बार बार उनके इंस्ट्रूमेंट पर शो हो रहे थे, जिसके चलते हुए ये माना गया कि कोई इंटेंशनली इस सिग्नल को भेजकर हम इंसानों से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इस अजीब सी चीज को माना ही क्यों गया। असल में देखो गाइस, अगर नॉर्मली किसी भी स्टार या फिर प्लेनेट से नेचुरली सिग्नल जनरेट होकर हमें मिलते हैं तो उनका ना एक बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न होता है, जिसमें वो हमारे प्लेनेट अर्थ पर आते हैं और फिर कई महीने या फिर कई सालों तक या तो रिपीट नहीं होते, और अगर दोबारा रिपीट होते भी हैं तब भी उनकी डायरेक्शन काफी हद तक चेंज हो जाती है। लेकिन इससे उलट जब हम इंसान स्पेस में मौजूद किसी दूसरी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने के लिए रेडियो सिग्नल्स को भेजते हैं तो हम एक सर्टेन अंतराल पर बार बार उन सिग्नल्स को एक ही डायरेक्शन में और एक ही पोजीशन पर इमिट करते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि बाई चांस अगर एक या दो बार कोई उन सिग्नल्स को मिस भी कर जाए तब भी उसे वो सिग्नल एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिसीव होते रहे। अब बात अगर टेस्ला के द्वारा रिसीव किए गए उन सिग्नल्स की जाए तो उनका पैटर्न काफी हद तक उस पैटर्न से मिलता था जिसका इस्तेमाल आज की डेट में भी हम आउटर स्पेस में किसी दूसरी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि साल 1899 में ना ही हमारे पास ज्यादा बड़े इक्विपमेंट थे और ना ही लोग स्पेस के बारे में इतना ज्यादा जानते थे, तो टेस्ला की ये डिस्कवरी आज भी कुछ अनसॉल्व्ड डिस्कवरीज के बीच में पड़ी कहीं धूल खा रही है। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि सच को आप चाहे कितना भी छिपा लें, वो एक ना एक दिन तो दुनिया के सामने आ ही जाता है। और प्रैक्टिकली इस केस में ये काम हुआ साल 1950 में। असल में गाइस, साल 1950 में सोवियत यूनियन और यूएस के बीच सैटेलाइट लॉन्च करने की होड़ छिड़ जाती है। इंटरेस्टिंगली इसी टाइम पीरियड के दौरान दोनों ही कंट्रीज लगातार सैटेलाइट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी का डेली बेसिस पर टेस्ट भी किया करती थी। बट स्ट्रेंजली इसी टाइम पीरियड के दौरान यूएस एयरफोर्स एक बेहद ही अजीब सी चीज को डिटेक्ट करती है। असल में गाइस, साल 1954 में फेमस रिसर्चर्स डोनाल्ड कीहोए अचानक से एक न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देकर ये क्लेम करते हैं कि यूएस एयरफोर्स ने अपने अर्थ के ऑर्बिट में एक अजीब से आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिटेक्ट किया है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि साल 1954 तक हमारे प्लेनेट अर्थ की कोई भी कंट्री किसी भी तरीके की सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकती थी। इंटरेस्टिंगली अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डोनाल्ड ये बोलते हैं कि ये सैटेलाइट ना सिर्फ समय समय पर काफी ज्यादा अजीब सिग्नल्स को रिलीज करती है, बल्कि जब इस सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने का ट्राई किया जाता है तो ये हमारे सिग्नल्स को ब्लॉक भी कर देती है। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि साल 1954 में सिग्नल ब्लॉक करने वाली टेक्नोलॉजी को तो छोड़ ही दीजिए भाई, हम एक सिंगल सैटेलाइट तक को भी लॉन्च नहीं कर सकते थे। समय आगे बीता और हम पहुंचते हैं साल 1960 में। असल में साल 1960 में टाइम्स मैगजीन इस बात को क्लेम करती है कि यूएस नेवी ने एक बेहद ही अजीब से डार्क ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया है, जो कि अर्थ के पोलर ऑर्बिट में घूम रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि साल 1960 तक हम मुश्किल से ही गिनी चुनी कुछ सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए थे, और उसमें से भी अर्थ के पोलर ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करना भाई हम इंसानों के लिए उस वक्त ये इम्पॉसिबल सा टास्क था। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर इस काम को हम इंसान कर ही नहीं सकते थे तो प्रैक्टिकली अर्थ के उस रीजन में वहां पर वो ऑब्जेक्ट कर ही क्या रहा था। वेल गाइस, इस चीज की एक्सप्लेनेशन देते हुए सबसे पहले तो यूएस एयरफोर्स ने सामने आकर ये बोला कि हम हमारे स्टेटमेंट को वापस लेते हैं और हमसे एनालिसिस में कुछ गलती हुई, जिसकी वजह से हमें ये लगा कि शायद कोई ऑब्जेक्ट अर्थ को ऑर्बिट कर रहा हो, बट अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये चीज बाहर आने के कुछ महीनों के बाद सडनली टाइम्स मैगजीन भी ऑफिशियली एक अपॉलॉजी लेटर को पब्लिश करती है, जिसमें वो ये पब्लिश करते हैं कि भाई यूएस एयरफोर्स की तरह ही नेवी ने भी कुछ ऐसा ही देखा था जिसे समझने में उनसे गलती हुई और अर्थ के पोलर ऑर्बिट में कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब देखो गाइस, जैसे ही बैक टू बैक ये चीजें हुई, दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स को काफी हद तक ये चीज समझ में आने लगी कि प्रैक्टिकली अर्थ के ऑर्बिट में कुछ ना कुछ तो ऐसा सस्पिशियस हो सकता है जिसकी रियलिटी को छुपाने का ट्राई किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर फिर भी इस चीज को दुनिया के सामने लाया क्यों नहीं जा रहा। वेल गाइस, इसका पॉसिबल आंसर भी मैं आगे इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले शायद एक सवाल जो अब आपको भी काफी ज्यादा परेशान कर रहा होगा वो ये है दोस्तों कि जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी एजेंसीज, एयरफोर्स या फिर नेवी भी टाइम टू टाइम एक ऐसे अजीब से ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही है जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, तो भाई कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि उसकी कोई फोटोज या फिर वीडियोज लीक करी होंगी, राइट? वेल गाइस, बिल्कुल हुआ है।
4 दिसंबर 1988 नासा अपने STS-88 मिशन को लॉन्च करता है। इंटरेस्टिंगली इस मिशन का मेन पर्पस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के असेंबली के लिए पहली शटल फ्लाइट यूनिटी नोड को ISS से जोड़ने के लिए उसे आउटर स्पेस में ले जाना था। तभी 11 दिसंबर 1998 को इस मिशन के कमांडर रॉबर्ट डी केनेवा स्पेस वॉक के लिए ISS से बाहर निकलकर यूनिटी शटल फ्लाइट को चेक कर रहे थे। तब उन्हें वहां पर एक बेहद ही अजीब सा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो उन्होंने क्लिक करी ये इमेज। असल में गाइस ये फोटोग्राफ उस अजीब से ऑब्जेक्ट की लीक हुई सबसे पहली ऐसी फोटोग्राफ थी जिसमें इस ऑब्जेक्ट को पहली बार सिग्नल या फिर डेटा एनालिसिस के थ्रू नहीं बल्कि एक कैमरा के द्वारा कैप्चर किया गया था। अब क्योंकि इंसिडेंट अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा था तो फाइनली नासा को अब इसकी एक्सप्लेनेशन हर हाल में देनी थी। इंटरेस्टिंगली इस इमेज के दुनिया के सामने आने के कुछ ही दिनों के बाद नासा पूरी दुनिया से ये बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट कोई मिस्टीरियस सैटेलाइट नहीं बल्कि हमारी ही स्पेस शटल से टूटी हुई रबर की पैडिंग थी जो कुछ दिन तो स्पेस में अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद रही, लेकिन जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी ने इसे धीरे नीचे की तरफ खींचा ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद पूरे ही तरीके से जलकर खत्म हो गई। और अगर दुनिया आज भी इसके बारे में जानना चाहती है तो वो हमारी कैटलॉग नंबर 025570 में देख सकती है। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर ये सिर्फ स्पेस का ही मलबा था और ये आगे चलकर स्पेस में ही जलकर खत्म हो गया तो भाई प्रैक्टिकली साल 1998 या फिर उसके 1 या 2 साल के बाद भाई इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से नहीं दिखना चाहिए था, राइट? बट अफसोस ऐसा हुआ नहीं। साल 2020 अर्थ को ऑर्बिट कर रही फिलीपींस की एक सैटेलाइट एक बेहद ही अजीब से ऑब्जेक्ट को कैप्चर करती है। इंटरेस्टिंगली इस बार इस ऑब्जेक्ट की हमें एक नहीं बल्कि 2-3 अलग अलग एंगल से फोटोग्राफ मिलती है। अब जैसे ये चीज दुनिया के सामने आती है एक बार फिर से इस मिस्टीरियस सैटेलाइट की थ्योरी पूरी ही दुनिया में गर्मा जाती है, जिसके चलते हुए नासा पूरी दुनिया को एक बार फिर से ये बोलता है कि भाई ये कोई अजीब सी सैटेलाइट या फिर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये एक बार फिर से स्पेस में मौजूद सिर्फ कचरा ही है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात तो यह है दोस्तों कि अगर ये सिर्फ स्पेस का कचरा ही है तो ये बार बार अपनी प्रेजेंस को जानबूझकर क्यों दिखाता है? क्योंकि देखो गाइस बात अगर नासा की भी की जाए तो साल 2017 में खुद नासा की ही एक इंजीनियर पैगी विटसन ने खुद भी इस अजीब से ऑब्जेक्ट की वीडियो को ISS से रिकॉर्ड किया था। और अगर आपको याद हो तो मैं खुद भी अपनी ISS मिस्ट्री वाली वीडियो में ऑलरेडी इस इंसिडेंट को कवर कर चुका हूँ। तो अब सवाल तो यह है कि जब दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस सैटेलाइट के होने की खुद बात करी है, एयरफोर्स और नेवी और मॉडर्न रिसर्चर्स भी इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आखिर नासा इसे स्पेस का मलबा बताने के पीछे क्यों तुला हुआ है? और अगर वास्तव में ये कुछ और नहीं बल्कि स्पेस मलबा ही है तो आखिर फिर इतनी छोटी सी बात आज की डेट में इतनी बड़ी मिस्ट्री बन कैसे सकती है? वेल गाइज सच तो ये है कि ये ऑब्जेक्ट आज की डेट में सबसे बड़ी मिस्ट्री बना था साल 1973 की एक एक्सप्लेनेशन के बाद। क्या थी वो एक्सप्लेनेशन? चलो वो भी बताता हूं। असल में साल 1973 में एक स्कॉटिश साइंटिस्ट डंकन लूलन ने इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जिसमें उन्होंने सबसे पहले निकोला टेस्ला के द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग उन सिग्नल्स को वेव फॉर्म में बनाया। देन साल 1927 में हॉल्स के द्वारा बताए गए सभी पैटर्न को ऑब्जर्व करके उन्हें टेस्ला के पैटर्न के साथ ओवरलैप किया। अब जैसे ही उन्होंने इन दोनों ही चीजों को आपस में मिलाया, प्रैक्टिकली उनके पास मौजूद था एक ऐसा पैटर्न जो शायद अर्थ को ऑर्बिट कर रहे उस मिस्टीरियस से ऑब्जेक्ट की पोल खोल सकता था। अब देखो गाइस जैसे ही डंकन ने यहाँ तक का काम किया उन्होंने तुरंत ही इस सिग्नल्स को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका कंपैरिजन अलग अलग स्टार कॉन्स्टेलेशन से करना शुरू किया। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि अब जैसे ही डंकन इस पैटर्न को बोटीज कॉन्स्टेलेशन से मैच करते हैं वो ये देखकर हैरान होते हैं कि भाई उनका मैच लगभग 95% तक मैच करता है, जिससे डंकन को काफी हद तक ये बात क्लियर हुई कि भाई टाइम टू टाइम शायद जो रेडियो सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताते हैं। लेकिन अब भी सवाल तो ये था कि क्या ये सारी ही चीजें सिर्फ डंकन का वहम थी या फिर प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ ऐसा डिकोड कर लिया था जो आगे चलकर स्पेस हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन सकता था। असल में देखो गाइस नॉर्मली टाइम के साथ हमारी अर्थ के एक्सिस में बदलाव होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टेलेशन की पोजीशन भी समय के साथ चेंज होती रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसी चीज को बेस मानकर डंकन ने जब दोबारा से अपने मैप को एनालाइज करना शुरू किया तो वो ये देखकर हैरान हुए कि अगर वो समय में 13
13,000 साल पीछे चले जाते हैं तो उनका ये मैप उस वक्त मौजूद बोटीज कॉन्स्टेलेशन के सभी स्टार की पोजीशन पर बिल्कुल ही परफेक्ट अलाइन होता था, जिससे इनिशियली उन्होंने पूरी दुनिया को ये क्लेम किया कि भाई सबसे पहली बात, अगर किसी को ये लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ भ्रम ही है तो ये बात पूरे ही तरीके से गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे सिग्नल्स रिसीव होते हैं। एंड नंबर सेकंड, इस सारे ही एनालिसिस के बाद मैं ये बात पूरे तरीके से कह सकता हूं कि या तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ और मून के बीच 13,000 सालों से मौजूद है, या फिर प्रैक्टिकली इस ऑब्जेक्ट को एक ऐसी सिविलाइजेशन ने भेजा है जिसकी उत्पत्ति शायद 13,000 साल पहले हुई हो। और इसलिए भी यही वो पल बना जब डंकन ने ऑफिशियली इस सैटेलाइट को नाम दिया द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। डंकन का ये क्लेम अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन गाइस इस क्लेम के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। असल में देखो गाइस, डंकन ने इस चीज को प्रूव करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री और मैपिंग का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते हुए नॉर्मली इसे समझ पाना और ये सच है या फिर झूठ ये बात प्रूफ कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल टास्क था। और देखो गाइस, शायद यही वो एक सबसे बड़ा कारण भी था जिसके चलते हुए ये सारी ही चीजें होने के कुछ ही समय के बाद डंकन दोबारा से दुनिया के सामने आते हैं और ये बोलते हैं कि भाई मेरी कैलकुलेशन और एनालिसिस में मुझसे गलती हुई और ये शायद सारी ही चीजें सच नहीं बल्कि सिर्फ मेरा वहम ही था। अब देखो गाइस, अगर यहाँ तक के सारे ही इंसिडेंट को अब आप लाइन वाइज लाइन रखकर देखोगे तो कुछ चीजें पूरी ही तरीके से क्लियर होती है। नंबर 1, हमें सबसे पहले तो आउटर स्पेस में मौजूद किसी अजीब से ऑब्जेक्ट के या तो सिग्नल रिसीव होते हैं या फिर उसकी फोटोग्राफ मिलती है। सेकंड, जब ये चीज दुनिया के सामने लाई जाती है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इस चीज को दुनिया के सामने लाने वाला इंसान ही सामने आकर ये बोलता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ हमारा वहम ही है। एंड नंबर 3, ये चीज 1-2 बार नहीं बल्कि प्रैक्टिकली 7 से 8 बार एज इट इज रिपीट हो चुकी है। तो अब मेरा आपसे सीधा ये सवाल है कि क्या ये सारी ही चीजें सिर्फ कोइंसिडेंस हैं या फिर प्रैक्टिकली हम इंसानों से कुछ ऐसा सच छिपाया जा रहा है जिसके बारे में हम शायद सोच तक नहीं सकते। आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखो गाइस, भले ही ये सच हो या फिर वहम हो, लेकिन एक चीज जो पूरे ही तरीके से सच है वो ये है दोस्तों कि इन सारे ही इंसिडेंट्स के बाद आज की डेट में ब्लैक नाइट सैटेलाइट स्पेस हिस्ट्री की एक ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है जिसके बारे में किसी को भी पुख्ता तर्ज पर कुछ भी नहीं पता है। कुछ लोग इसे मन का वहम मानते हैं तो कुछ लोग इन सारे ही एविडेंसेस को देखने के बाद इसे एक रियल ऑब्जेक्ट मानते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो मेरी रिसर्च पसंद आई होगी। गाइज अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम हर हफ्ते विद प्रूफ ऐसी ही मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर भाई जो ये 2 वीडियोस दिख रही है ना, इन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। मिलते हैं एक और एपिसोड में, टिल देन जय हिंद।